जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, हर रोज की तरह हम आज फिर हरियाणा में जो पॉलिटिकल गतिविधियां हो रही हैं उस पर विश्लेषण करेंगे और आज फिर हर रोज की तरह दो सीटों की हम चर्चा करेंगे। ये दो सीटें हैं अंबाला लोकसभा में पड़ने वाली मुलाना सीट, जो रिजर्व सीट है और जहां कांग्रेस के प्रत्याशी पिछले चुनाव में एमएलए बने थे, और दूसरी भी एक वीआईपी सीट है, ये है पानीपत रूरल। यहाँ बीजेपी के एमएलए हैं और अभी मंत्री पद पर हैं। इन दोनों सीटों पर चर्चा करने से पहले मैं आपको आज की बड़ी पॉलिटिकल जो खबरें हैं वो बता दूं। दोनों बड़ी पार्टियों में मीटिंग्स हो रही हैं। बीजेपी की हरियाणा की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है और शाम को 7 बजे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है। सदस्यों को बुलाया गया है। हो सकता है देर रात तक लिस्ट जारी हो जाए या कल तो हो ही जानी चाहिए, ऐसा दिख रहा है जहां तक बीजेपी की बात है। और दूसरी कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है। दीपक बाबरिया का बयान आया है, जो हरियाणा के प्रभारी हैं, कि 60 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, 30 सीटों पर चर्चा करनी बाकी है। इसके अलावा जो बड़ी खबर है वो ये है कि शैलजा जी के ग्रुप में थोड़ी नर्वसनेस देखी जा रही है। वो इसलिए है क्योंकि कल बाबरिया जी ने यह घोषित कर दिया कि जो एमपीज हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, उनको चुनाव में नहीं लड़ाया जाएगा। और अगर किसी को लड़ना है तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात करे, यानी टॉप लीडरशिप से बात करे। वो कहेंगे तभी उन्हें लड़ाया जा सकता है। शैलजा जी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी और अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में मान रही थी। हालांकि चुनाव न लड़ने से मुख्यमंत्री का दावा समाप्त नहीं हो जाता है। ये हमने पहले भी देखा। नायब सैनी भी जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय वो लोकसभा के सदस्य ही थे, फिर भी उन्हें बना दिया गया। एक और जो खबर हमारी नजर में है कि वो ये है कि इलेक्शन कमीशन शायद ही डेट बदले, ऐसा लग रहा है। उन्हीं डेट्स पर चुनाव होंगे। एक इम्पोर्टेंट और स्पेशल खबर आपके लिए है अंबाला से, क्योंकि हम मुलाना की चर्चा कर रहे हैं, कि बीजेपी जो है वो विनोद शर्मा की पार्टी से जो है वो गठबंधन के लिए उनकी बैठकें चल रही हैं और बातचीत हो रही है। और विनोद शर्मा को जो 2 सीटें ऑफर की गई हैं, वो उनमें से एक सीट है अंबाला सिटी और दूसरी है कालका। अंबाला सिटी पर जो बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं और मंत्री भी हैं, असीम गोयल, वो इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा में उनका प्रदर्शन इस सीट पर अच्छा नहीं रहा था। हालांकि ये बीजेपी की परंपरागत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो खबरों की जो लिस्ट है, जो पॉलिटिकल खबरों की, वो लिस्ट ये है। अब हम शुरू करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। सभी एक्सपर्ट मौजूद हैं, आप जानते ही हैं, उनका परिचय भी करवाने की जरूरत नहीं है। प्रेम जी से बात शुरू करते हैं। प्रेम जी, ये जो बीजेपी और कांग्रेस की मीटिंग चल रही है, उस पर लेटेस्ट जानकारी क्या है आपके पास? देखिए कमल जी, दोनों पार्टियों के लिए आज 2 बड़े संकट हैं। जी आपने कहा कि कुमारी शैलजा और हुड्डा धड़े में बहुत बड़ी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, परंतु कुमारी शैलजा के लिए आज स्पष्टीकरण देना पड़ा बावरिया जी को कि जी विधायक दल का नेता कोई सांसद भी हो सकता है, जी जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री विधायक बने। जी एक बात तो ये है। दूसरा ये है जी कि वैसे तो प्रभारी कोई भी हो किसी भी राज्य का, प्रभारी पे टिकट आवंटन के समय आरोप लगते ही लगते हैं। जी स्वयं कुमारी शैलजा भी प्रभारी थी एक राज्य की, जहां सबको ये लगता था कि वो चुनाव जीत जाएंगे उस राज्य में बहुत आसानी से। उस समय उन पे भी आरोप लगे थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी एक राज्य के प्रभारी थे, आपको याद है, दोनों राज्य है भारतीय जनता पार्टी जीत गई। आरोप जी लगते रहते हैं। और कुमारी शैलजा ने आज नहीं कहा, ये जो तेवर दिखाने की बात आज कह रहे हो आप, वो बहुत पहले कह चुकी है कि बाबरिया जी निष्पक्ष नहीं है, वो किसी के लिए काम जी कर रहे हैं। और वो हाईकमान जी को इसकी शिकायत भी कर चुकी। हाईकमान क्या जी चाहता है वो तो पार्टी का हाईकमान ही बताएगा, परंतु उनके इरादे साफ है। उन्होंने आज भी कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदार हूं और मैं विधानसभा का चुनाव, क्योंकि मैंने लोकसभा भी हाईकमान से पूछ के लड़ा था, अब भी मैं विधानसभा का चुनाव हाईकमान से पूछ के लड़ूंगी।
जी दूसरे कैंप में आज बेचैनी है राव इंद्रजीत को लेकर के। राव इंद्रजीत जी ने जो शर्तें रख दी है उससे भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें बहुत तेज हुई हैं। मैं समझता हूं कि जी राव इंद्रजीत को इस समय पे इग्नोर करना भारतीय जनता पार्टी के लिए और कुमारी शैलजा को इग्नोर करना कांग्रेस पार्टी के लिए दोनों के बस की बात नहीं है। वो जी कैसे भी को मनाए, वो दोनों पार्टियों को मनाना पड़ेगा और जी समय की जरूरत यही है, क्योंकि सबसे मजबूत गढ़ अहिरवाल को भारतीय जनता पार्टी मानती है और कांग्रेस अगर कहीं जाट के अलावा वोट बैंक पे, वो तो दलित का वोट बैंक जिसका प्रतिनिधित्व कुमारी शैलजा करती है। कुमारी शैलजा जी ने अपना राजनीतिक जीवन 1988 में शुरू किया। वो जी कभी भी उतना मुखर होकर के नहीं आई थी सामने। वो जी केंद्रीय राजनीति, लोकसभा की, राज्यसभा की राजनीति वो करती रही है। पहली बार जी उन्होंने राज्य में इतनी रुचि ली और राज्य में उनका धड़ा इतना मजबूत होता चला गया कि आज टिकट के दावेदारों की भीड़ अगर 8,000 गाड़ियां हुड्डा जी के घर के बाहर है तो 5,000 गाड़ियां कुमारी शैलजा के घर के बाहर भी है। आज जी हरियाणा का कोई छोर ऐसा नहीं है जहां से जी टिकट के दावेदार, क्योंकि बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ हुड्डा जी के पास जाकर के वहां नारेबाजी करते हैं, कुछ कुमारी शैलजा के यहाँ जाके नारेबाजी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं बेचारे जिनको दोनों जगह हाजिरी लगानी पड़ रही है। और जी टिकटों का वितरण लगभग लगभग दोनों पार्टियों में मैं कह सकता हूँ लगभग लगभग फाइनल है। वो जो एडजस्टमेंट होती है ना लास्ट टाइम का, वो फिनिशिंग जी टच पे ही अटकी हुई। जी कांग्रेस के आपने खुद ही कहा कि 60 सीटें फाइनल है। मैं समझता हूँ वो 60 का आंकड़ा भी सही नहीं है। जब फाइनल होंगी, वो डिक्लेयर होंगी 2-3 किस्तों में। जी भारतीय जनता पार्टी की आज 25-30 जितनी भी हैं वो आज रात तक नहीं तो कल सुबह तक डिक्लेयर हो जाएंगी। जी कांग्रेस पार्टी भी 3 या 4 तारीख को एक सूची जरूर निकाल देगी। पहले उम्मीद दोनों की ये थी कि भारतीय जनता पार्टी 27 तारीख से पहले निकाल देगी या 27 के आसपास निकाल देगी। जन्माष्टमी का लगता था कि जन्माष्टमी की रात को जरूर एक लिस्ट आएगी, परंतु जी ये अंतर्बोध के चलते दोनों लिस्टें अटकी हैं और जी समर्थकों की संख्या दोनों तरफ उसी तरह से है, भीड़ वहां भी है। मैं राव इंद्रजीत जी का अगर पुराना भी आप देखते हैं, चाहे वो कांग्रेस में भी थे, वो नेतृत्व को जी आंखें दिखाने में सबसे मजबूत नेता है जी और जिद जब पकड़ लेते हैं और एक उनको मौसम विज्ञानी कहा जाता है रामविलास पासवान की तरह, वो जी भापते बहुत है। जी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बेटी के लिए 3 जगह ऑफर दी। उन्होंने ये कहा कि ये निर्णय मेरी बेटी स्वयं करेगी, आरती राव का निर्णय आरती राव करेगी, वो कहाँ से लड़ना चाहती है, किस पार्टी से लड़ना चाहती है। ये शब्द उनका भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मतलब एक तरह से धड़कने बढ़ा रहा है। जी चलिए विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी तो पूरा ब्यौरा उन्होंने दे दिया कांग्रेस बीजेपी में क्या चल दूसरा रहा है। आपने आप दूसरा विषय आपने विनोद शर्मा जी का भी उठाया था। उसको बाद में मैं ले लेते हैं, पहले एक बार इस पर विनोद जी जी से चर्चा कर लें, फिर उसको बाद में ले लेते हैं। तो विनोद जी आपकी क्या जानकारी है कांग्रेस और बीजेपी को लेकर, खासतौर से बीजेपी में आपके विशेष संपर्क हैं और जो इंद्रजीत का मामला है आपने 2-3 दिन पहले ही क्लियर किया था कि वो पंक्चर तो बीजेपी ने लगा दिया है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं रही। लेकिन अखबारों में अभी भी ये छप रहा है कि इंद्रजीत जो है वो बीजेपी की धड़कनें बढ़ा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने ओपनिंग करी थी कि कुमारी शैलजा के खेमे में नर्वसनेस है। दूसरा जी सवाल बीजेपी की टिकटें और तीसरा सवाल राव इंद्रजीत। मैं तीनों जी विषयों पे छोटी छोटी टिप्पणी कर देता हूं। जहां जी तक कुमारी शैलजा का सवाल है कि कल जैसे कांग्रेस ने कहा कि कोई सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा, जी उसके बाद उनका वक्तव्य आ गया कि मैं सांसद का चुनाव भी पार्टी से पूछ के लड़ी थी और विधानसभा का चुनाव भी पार्टी से पूछ के लड़ूंगी। यानी कहने का जी मतलब ये था कि वो रिजिड थी कि मैं लड़ूंगी, मुझे रोकने वाला कौन है। ये लफ्ज तो जी हमारे उनके नहीं है, लेकिन जो जी उनका कहने का मतलब जो निकलता है वो भाव है, वही जो उनका भाव है मतलब वो वही। ये है। देखो हाँ कमल जी जी, ये पहली दफा है कि कुमारी शैलजा बड़े अग्रेशन के साथ मैदान में है और उसके जी अग्रेशन का एक कारण भी है।
जब से उन्होंने राजनीति शुरू की जी उन्होंने कभी इतना एग्रेशन नहीं दिखाया। इस बार एग्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उनके साथ उनका समाज और उनके दूसरी जातियों के सपोर्टर तभी जुड़ेंगे जब वो खुद को एक धाकड़ नेता के रूप में साबित करेंगे। और जी हरियाणा में धाकड़ नेताओं को बड़ी तवज्जो दी जाती है। हर समाज जी देखता है कि ये लीडर कैसा है। अगर उनको लीडर जी कमजोर लगता है तो वो उसके ऊपर दाव नहीं लगाते, कम दाव लगाते हैं। हमारे यहाँ जी 10 की 10 सीटें नरेंद्र मोदी जी को क्यों मिलती हैं? आज भी आप सर्वे करा लो तो बहुत से लोग कहेंगे कि यार बंदा तो धाकड़ है। यानी जी हमारे यहाँ एक समाज में धाकड़ लीडर की डिमांड रहती है। और अगर कुमारी जी शैलजा ये एक्ट नहीं करेंगी और धाकड़ नजर नहीं आएंगी या धाकड़ साबित नहीं कर पाएंगी खुद को, तो वो जी उतना ज्यादा वोट जो उनको मिलना चाहिए, वोट नहीं मिले, जो समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। लोग रास्ता छोड़ जाते हैं, कमजोर कमजोर लीडर के पीछे जी लोग लगते हैं। इसलिए जी उनकी मजबूरी है कि कांग्रेस के कैंप से या हुड्डा जी के कैंप से या किसी भी कैंप से अगर उन पे हमला होता है तो उसका पूरी ताकत के साथ जवाब दे। तो एक शैलजा जी जी का तो ये हो गया। सर, दूसरा इसमें मैं सवाल है, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि वो शैलजा जी से ही रिलेटेड है। आज हमने एक सर्वे किया था, ऑनलाइन सर्वे, और हमने उसमें ये पूछा कि अगर शैलजा जी को जिस तरह से हटाया गया है, उस तरह से क्या दलित समाज के को ये बात हर्ट करेगी? तो 49% लोगों ने कहा कि हाँ हर्ट करेगी, और 49 नहीं कहा कि हर्ट नहीं करेगी। और दूसरा इसमें एक सवाल ये जुड़ता है कि अगर दलित वोट थोड़ा सा भी छिटकता है कांग्रेस से, तो कांग्रेस जो है वो बड़ी मुश्किल स्थिति में फंस जाती है, क्योंकि स्टेबल कमल जो दो वोट बैंक हैं वो यही है कमल उनके जी पास, जाट और चरमकार। देखिए, जी देखिए हर समाज का हर समाज का ना एक वोटिंग बिहेवियर होता है। मैं जी आपको एक बात बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ कि दलित समाज अगर अपने हित में किसी चीज को सबसे ज्यादा तवज्जो देता है तो वो वोटिंग पैटर्न को तवज्जो देता है। जी वो अपनी रोटी से कंप्रोमाइज कर सकता है, वोटिंग से कंप्रोमाइज नहीं करता। उसको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ ज्यादा सुरक्षित। जी 100% उसको मालूम है। ये जो आप जी कह रहे हो कि फर्क पड़ेगा, अगर कोई बीजेपी लवर दलित वोट है, उसको बीजेपी में जाना है, उसको आप रोक नहीं सकते, वो बोले बेशक कांग्रेस। और जी जिसको बीजेपी को वोट नहीं देना है, कितनी जी घटनाएं हो लें, उसने अपनी पोजीशन ले ली है, वो कांग्रेस के साथ जाएगा। जी तो मतलब कुमारी शैलजा के साथ अगर जाने का मन बना चुके हैं तो वो उनके साथ ही जाएंगे। तो एक ही शर्त है कि अगर उनको लगेगा कि यार कुमारी शैलजा रेस में नहीं, मुख्यमंत्री जी पद की रेस में नहीं, तो वो जी फिर इधर उधर झांक सकते हैं। अदरवाइज वो जी उनके साथ स्टिक रहे। जी जी आप दूसरे सवाल पर अपनी राय दे रहे थे। शैलजा जी के अलावा बीजेपी के मुद्दे थे, इंद्रजीत का मुद्दा था। तो जहां तक राव इंद्रजीत का सवाल है, ये जी ना समय होता है हर चीज की। इस वक्त बीजेपी को क्या लगता है कि साउथ हरियाणा में वो बिल्कुल स्वीप कर रही है। ये बीजेपी की अपनी फाइंडिंग है, मेरी फाइंडिंग नहीं है। जी और जी पिछली दफा बीजेपी ने साउथ हरियाणा में गलतियां की थी और 3 सीटें खाम खाम हारी थी जो उनकी जीतने वाली सीटें। इस जी बार बीजेपी वो कोर्स करेक्शन करना चाहती है। जो 3 सीटें हम हारे थे वो इस बार नहीं जी हारे, वो जीत गए। जी यही वजह है कि वो ये नहीं चाहती कि किसी भी मार्फत, चाहे राव इंद्रजीत बहाना बने या कोई बहाना बने, कांग्रेस की साउथ हरियाणा में एंट्री हो जाए। तो जी इसीलिए राव जी इंद्रजीत को सेट करके रखना या उनको कॉन्फिडेंस में लेके रखना बीजेपी की मजबूरी है। जहां जी तक बात ये कि वो सीटों के लिए बहुत अड़ेंगे, इतना बड़ा स्ट्रक्चर उन्होंने अपने लिए खड़ा भी नहीं किया। जैसे 11 सीटों की आज अखबारों में आ रही थी कि उन्होंने 11 सीटें मांग ली, 12 मांग ली। इतना बड़ा कैंडिडेचर ढांचा उन्होंने खड़ा किया ही नहीं हुआ। उनका ढांचा है तीन चार लोगों तक, और कुछ पर्टिकुलर सीटों पर जिसको लेके वो किसी दूसरे की घुसपैठ पसंद नहीं करते, तो वहां तक जी वो आराम से मान जाएंगे। क्योंकि हम उनके पक्ष की तरफ से भी देखें तो उनके लिए भी यह स्थिति ठीक नहीं है कि वो अपना पाला बदले या कांग्रेस की तरफ नरम रुख दिखाएं या अपनी बेटी को कांग्रेस से लड़वाएं। उनको भी ये मालूम है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और सरकार को सब पता होता है कि मेरी बेटी
मेरे कहने पे कांग्रेस में गई है, ये ऐसा छिपता नहीं है ना। तो जो रिलेशन इस वक्त उनके, बेशक उनको केवल राज्य मंत्री बनाया गया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की नजर में उनको एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में देखा गया है। पिछली दफा भी जब टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ठीक ठाक ईमानदार लीडर है, इनको इनका शेयर दीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर की नजर में राव इंद्रजीत की पोजीशन ठीक है। तो वो ये रिस्क नहीं लेंगे कि वो नरेंद्र मोदी से अपने रिलेशन खराब करें और कांग्रेस की तरफ अभी से झुकाव दिखाएं। हाँ, ये बात मैं प्रेमचंद जी की मानता हूँ कि उन्होंने थोड़ा बहुत सूंघ लिया है कि भी राज्य में कुछ ऐसा हो सकता है, तो हल्के फुल्के रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश जरूर करेंगे, पर पाला बदलेंगे ये मुझे नहीं लगता जी। और तीसरा आपका सवाल ये था कि आज बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की शाम को बैठक है जी जी। जो मेरी सूचना है कि आज दिन में जेपी नड्डा जी के घर पे सारे इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स बुलाए हुए हैं, उसमें अमित शाह जी बैठे हुए हैं। और मेरी सूचना ये है कि दिन में जो पैनल हैं, जो 2-3 4 के पैनल आए हैं, उनकी हजामत पूरी हो जाएगी और 6 या 7 तरह की रिपोर्ट्स एचएम के पास हैं। तो वो किसी सीट पे जो भी हाथ रख देंगे उस पे मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी उस पे मना करे। सजेस्टिव तो हो सकते हैं जितने भी लीडर बैठे हैं, पर इतना मुझे तय लग रहा है कि 30 सीटें आज बिल्कुल सिंगल नाम जाएगा, डबल नाम नहीं जाएगा, सिंगल नाम जाएगा 30 सीटों पे और 5-6 सीटों पे 2 नाम जाएंगे। इसी 30 और 40 के बीच में लिस्ट निकलेगी, लेकिन उनमें से 30 में से ज्यादातर सीटें वो होगी जिन पे बीजेपी को पूरी तसल्ली है कि जो हम कैंडिडेट उतार रहे हैं वो विनिंग रेस में है, नंबर 1। उस कैंडिडेट के यहाँ बगावत की कोई संभावना नहीं है और उसके कैंडिडेचर पर जितने लीडर यहाँ बैठे हैं सबकी आप सहमति है। मोटे तौर पर ये फैसला होगा। जो कंट्रोवर्शियल सीटें हैं जिसमें मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं, ये सब 2-3 दिन के बाद इस पे कार्रवाई डाली जाएगी। जी, आपने कहा कि राव इंद्रजीत को 2-3 सीटों पर ही ज्यादा कंसर्न है, तो उन सीटों के नाम भी अगर आप बता देंगे तो दर्शकों को थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि 2-3 सीटों तक वो सीमित हैं। मैंने आपने मेरी बात को अलग तरीके से पेश किया है। मैंने ये कहा है कि उन्होंने इससे बड़ा ढांचा कभी पैदा करने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने अपना लेकिन वो 3-4 सीटों के इर्द गिर्द रखा। अब आप वो सीटें भी पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। उनका ज्यादा रहेगा मंडी अटेली, कोसली, रिवाड़ी, बादशाहपुर में थोड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन वो 2 उनके कैंडिडेट ठीक है, उनको वैसे ही कोई नहीं छेड़ेगा। मंत्री है डॉक्टर बनवारी लाल बावल से और ओम प्रकाश यादव है नारनौल से, उनको वैसे भी कोई छेड़ेगा नहीं। तो उनका इतना ही सिस्टम है। वो वैसे राव अभय सिंह को पसंद नहीं करते, लेकिन अब राव अभय सिंह की टिकट बीजेपी नहीं काटने वाली, वो विनिंग कैंडिडेट है। और बहुत से लोगों को पसंद नहीं करते, उनकी टिकट में बीजेपी राव नरवीर का क्या स्थिति रहने वाली है सर आपके पास? तो इसकी विशेष जानकारी होगी। देखिए, पिछली बार उनका टिकट जो है इन्होंने ही कटवाया था। नहीं, जिन्होंने कटवाया था, जिन्होंने काटा था, आज भी वही चेयर कर रहे हैं, मीटिंग को वही चेयर कर रहे हैं। तो मेरा अंदाजा ये है कि बीजेपी राव नरवीर को कांग्रेस में जाने का मौका नहीं देगी। कहीं से भी एडजस्ट कर सकती है, साउथ हरियाणा में बहुत कुछ है, कहीं से भी कर सकती है। और क्योंकि बादशाहपुर में काफी और भी कैंडिडेट है, हाँ उनकी प्रेफरेंस जरूर बादशाहपुर है, लेकिन रेवाड़ी भी एक प्रेफरेंस है, ऐसा नहीं है। पर मोटे तौर पे ये लगता है कि अगर राव नरवीर सिंह को बीजेपी कांग्रेस में नहीं जाने देगी। अगर कांग्रेस में उन्होंने जाना होता तो वो पिछले हफ्ते चले गए होते। पिछले हफ्ते तो उनकी डेट भी आ गई थी कि 22 अगस्त को वो कांग्रेस में शामिल होंगे। लेकिन मैं उनको आंखों से देखता हूँ कि वो बीजेपी के सारे लीडर से लगातार पिछले 1 महीने से मिल रहे हैं। उनकी प्रेफरेंस आज भी बीजेपी है। उनका जो मैंने उनके मुंह से इधर उधर से सुना है, उनका सर्वे ये कहता है कांग्रेस आएगी, लेकिन मैं बीजेपी की टिकट पर लूंगा, क्योंकि उनको पता है कि बादशाहपुर का जो वोटर है वो प्रो बीजेपी है। 1.25 लाख से
लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कैंडिडेट वहां से जीता है, तो जी कौन जी हिम्मत जी करेगा जल्दी से जी जो है जी ऐसी सीट को छोड़ने की, कौन हिम्मत करेगा? जी 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 पहली प्रायोरिटी तो एमएलए बनना ही है ना, बाकी सब चीजें तो बाद में है। विनोद जी, इस मुलाना सीट की हम चर्चा कर रहे हैं, तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट की जो राजनीति है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। वहां सुनने में आ रहा है कि बीजेपी जो है वो विनोद शर्मा की जो पार्टी है उनके साथ अलायंस की कोशिश कर रही है, और 2 सीटों पर बात चल रही है, अंबाला सिटी और कालका। आपको क्या लगता है, आपकी जानकारी क्या है? देखो, वैसे तो सीट का बही खाता अमित जी बताएंगे और उस पर जी तबसरा प्रेम भी करेंगे, पर मैं एक छोटी सी जी बता देता हूँ कि अगर गोपाल कांडा को बीजेपी एनडीए का पार्टनर मान सकती है, तो विनोद शर्मा जी को क्यों नहीं मान? और विनोद जी शर्मा की वाइफ वहां से मेयर भी है, और विनोद शर्मा के जी पास एक समाज का अच्छा वोट भी है। तो मुझे लगता है कि जी अगर गोपाल कांडा को पार्टनर बनाएगी तो फिर विनोद शर्मा को भी पार्टनर बनाएगी। जी। प्रेम जी, क्या जानकारी है आपकी इस बारे में? गोपाल कांडा के बारे में सुनने में आ रहा है कि वहां बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है, गोपाल कांडा को भी 2 सीटें दी जा रही हैं। अंबाला के बारे में आपकी क्या जा रही है, मुलाना के बारे में कुछ गोपाल कांडा के बारे में हो तो वो भी, उसकी भी जरा देखिए, गोपाल गोपाल कांडा जी का डिसाइडेड है, उनको जी 2 नहीं 3 सीटों पे एडजस्ट किया जा रहा है। उनमें से जी 2 सीटों पे उनकी अपनी पार्टी का सिंबल होगा और एक पे भारतीय जनता पार्टी का सिंबल होगा। ये फैसला लगभग लगभग तय है। कौन और सी 3 सीटें हैं सर? वन मैं प्लस बता वन देता हूँ आपको, रानिया, सिरसा और फतेहाबाद 3 सीटें हैं। और जी अगर आप विनोद शर्मा जी की बात करते हो, तो विनोद जी शर्मा जी का भी बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी से लगाव है। भारतीय जनता जी पार्टी ने उनके बेटे को निर्दलीय सांसद बनाया राज्यसभा का, कार्तिकेय जी शर्मा। और जी वो तो अपने साथ कहीं ना कहीं किसी और को भी लेके जा रहे थे। वहां हुड्डा जी जी अपनी दोस्ती का वास्ता देके उनको तो रोकने में कामयाब हो गए, परंतु विनोद जी शर्मा जी का जो आपने बताया वो दोनों सीटें, उन पे वो दोनों पे चुनाव लड़ चुके हैं। विनोद शर्मा जी जी अम्बाड़ा शहर से 2 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। और जी उनकी धर्मपत्नी ने पिछली बार कालका से चुनाव लड़ा था। मैं जी समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में प्रदर्शन अम्बाड़ा शहर में अच्छा नहीं रहा था, और ज्ञानचंद गुप्ता की जगह अम्बाड़ा शहर के विधायक को वहां शिफ्ट करके अम्बाड़ा की सीट बहुत आसानी से विनोद शर्मा जी को दी जा सकती है, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी वहां मेयर भी हैं, अभी सिटिंग जी मेयर है, शक्ति रानी। जी और शक्ति रानी जी क्योंकि कालका का चुनाव लड़ चुकी पहले, और कालका में भारतीय जनता पार्टी के पास एक कोई के मजबूत अतिरिक्त कैंडिडेट नहीं है। नहीं, मजबूत है। पिछली बार जो लड़ी थी और 14 में जीती भी थी लतिका शर्मा, परंतु उनके मुकाबले में विनोद शर्मा एक बड़ा नाम है। और मैं जी समझता हूँ विनोद शर्मा को एडजस्ट करने से कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में उनको थोड़ा सा लाभ जरूर मिलता है, क्योंकि ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं। और जी ये चीजें आप हाईकमांड बताएगा। वैसे तो अटकलें हमारी सबकी, और भारतीय जनता पार्टी अब मजबूत नहीं है, मजबूर है। उनको ऐसे जी समझौते करने पड़ेंगे। जब आपको लगता जी है कि एंटी इनकम्बेंसी है, कहाँ से सीटों का जुगाड़ हो सकता है, तो वो चीजें करनी पड़ती हैं मजबूरी बस। और जी कमजोर समझौते हमेशा कमजोर पार्टी करती है, चाहे आप किसी भी पार्टी की बात करें। आज हरियाणा में कांग्रेस किसी से समझौता करने को तैयार नहीं है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि लोकसभा में 5 सीटें जीत के उनका उत्साह बढ़ गया, और भारतीय जनता पार्टी का मॉरल डाउन हुआ है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। आज की स्थिति जी यही है। बेशक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परंतु हरियाणा के सेंटीमेंट को देखते हुए ये जो छोटे छोटे दलों से बात करनी पड़ी है। आपको याद होगा कि जब गठबंधन बन रहे थे, इंडिया और एनडीए गठबंधन की बैठक में जननायक जनता पार्टी को भी बुलाया गया था, गोपाल कांडा जी को भी बुलाया गया था। क्या वो कभी सहयोगी थे, या उनको कोई महत्व उस पार्टी या उस गठबंधन में मिला था? लोकसभा के चुनाव से पहले ही आपने जननायक जनता पार्टी को तो चलता कर दिया। आगे फेट क्या होगा क्षेत्रीय दलों का? मैं तो इतना भी मानता हूं कि अगर विनोद शर्मा जी को 2 टिकट दिए जाते हैं, वो हो सकता है वो अपनी पार्टी को उसमें उसमें विलय कर दे और उस सिंबल पे भी वो चुनाव लड़ ले।
जी देखिए जनरली कमल जी, इनको कमल जी जी, जी बोलिए जी बोलिए बोलिए बोलिए। भारतीय जनता पार्टी अलायंस बनाने में बहुत रुचि रखती है, क्योंकि उसको पार्टी को पूरे देश में उसने विस्तार भी किया 10 साल में, और आगे भी उस विस्तार को काबू रखना है। लेकिन जी जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन का मामला आता है तो बीजेपी बहुत हार्ड है। आपने जी यूपी में देखा कितने दल थे, अपना दल, अजीत सिंह की पार्टी, तीन और मिला जुला के सबको 5 सीटों पे समेट। जी हरियाणा में भी यही होगा। गोपाल कांडा की अगर पार्टी के साथ वो समझौता करेंगे तो 1+1, 3 का कोई जी मतलब नहीं। विनोद शर्मा जी को भी एक सीट देंगे, अगर कोई अलायंस भारत एक सीट देंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत का एहसास है। उनको ये भी पता जी है हम केंद्र में हैं, और उनको ये भी पता है कि चुनाव जैसा मर्जी हो, हम जी बराबर की लड़ाई में है। 2%, जी 1% कहीं प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन हमारा जी हमारा जो वोट है वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो इतनी जी जल्दी वो नहीं करेंगे। अगर उनको कमजोर फीलिंग होती, मान लीजिए, और वो 15 सीटें बांटने की पोजीशन में होते, तो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ करते, इंडियन जी नेशनल लोकदल को अट्रैक्ट करते। अब आप प्रेम जी बैठे, मैं एक बात बता दूं, अगर सरसा पार्लियामेंट में, सिर्फ पार्लियामेंट में इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी का अलायंस हो जाए सिर्फ एक पार्लियामेंट की 9 सीटों पे, आप बताओ कांग्रेस की परफॉर्मेंस का क्या होगा वहां? जी जी परफॉर्मेंस उनकी 50% रह जाएगी। अगर जी बीजेपी वहां इन लोगों को साथ ले ले, स्ट्रेटेजिक अलायंस भी कर ले बेशक, तब भी जी कांग्रेस की परफॉर्मेंस 50% रह जाएगी। पर बीजेपी ने फैसला कर रखा है कि हमको इस तरह के अलायंस नहीं करने हैं। ये जी छोटे अलायंस, क्योंकि उनको उनके जो वोट बैंक के साथ मैच करते हैं, इसलिए वो जी यही देंगे मेरे हिसाब से, 2 और उनको 1। जी एक चर्चा का विषय और मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय है ऐसा मुझे दिखता है। आज हमने एक और सर्वे किया था, सर्वे ऑनलाइन ही है। सर्वे एक आइडिया देते हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन सर्वे कभी बहुत ज्यादा एग्जैक्ट नहीं होते हैं। उसमें हमने पूछा था कि क्या आम आदमी पार्टी जो है वो हरियाणा में उसकी कोई वोट है, कोई लोग उनको पसंद करेंगे। तो लगभग 17% लोगों ने कहा कि हाँ, लोग उनको पसंद करेंगे। तो इस पर मैं एक छोटी छोटी टिप्पणी चाहूंगा, प्रेम जी से भी और विनोद जी से भी, कि क्या आम आदमी पार्टी जो लड़ने की कोशिश कर रही है उसका कुछ वोट बैंक है, कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं वो? बेशक, बेशक, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है और दिल्ली में उनकी सरकार है। बेशक लोकसभा में जी बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं था, परंतु उनको जो एक सीट दी गई थी, कांग्रेस ने वोट डाला है, परंतु परसेंटेज उनका आया है। और जी 4 सीटों की जो बढ़त उनको मिली है लोकसभा के जी परिणामों में, उससे जी वो उत्साहित हैं। और जी आम आदमी पार्टी की पूरी पंजाब सरकार और हरियाणा की यूनिट पूरे अग्रेसिव मोड में है, और धुआंधार प्रचार और बड़ी बड़ी रैलियां। आप हरियाणा के किसी क्षेत्र में जाएंगे, आपको आम जी आदमी का पोस्टर जरूर मिल जाएगा। वो जी मत प्रतिशत कितना रहता है और वो किसको प्रभावित करते हैं, मैं समझता हूं कि जी इस बार उनकी एंट्री, पहले से पिछली बार भी समझौता करके वो चुनाव लड़े थे लोकसभा का, आपको याद होगा। जी जननायक जनता पार्टी के साथ उनका समझौता था। विधानसभा का चुनाव उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी। इस जी बार बहुत सारी सीटों पे वो समीकरण बनाने बिगाड़ने का काम भी करेंगे। आप जिनको जी स्लीपर सेल बोलते हो, वो स्लीपर सेल जी अब स्लीपिंग मोड में नहीं है। कहीं ना जी कहीं दो गठबंधन जो बने हैं उसमें जाट और अनुसूचित जाति के वो मेल जो हुआ है, वो बड़ा कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बहुत बड़ा नुकसान भी करेगा, ऐसा नहीं है। जी और जी वोट परसेंटेज भी दोनों का बढ़ेगा। जी जी जननायक जनता जी पार्टी का विनोद जी। प्रदर्शन था, उतना जी बड़ा प्रदर्शन वो नहीं कर सकते, ये इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि 14%, 14.5% वोट ले जाना एकदम से, वो हम्म, कहीं ना कहीं वही था कि उनको बहुत सारे उधार के उम्मीदवार मिल गए। 7 जगह कम से कम ऐसे उम्मीदवार थे जो विनेबल थे, और उनको उन्होंने लपक लिया था टिकट कटने पे। और वो टिकट कटने की स्थिति इस बार भी दोनों नेशनल पार्टियों में, जब आप बताते हो, आपने चैनल से ही बताते हो कि एक जगह 2500 एप्लीकेशन, एक जगह 3000 एप्लीकेशन, उन एप्लीकेशन को कोई देखने नहीं गया। पर
जी महत्वाकांक्षी लोग हर विधानसभा क्षेत्र में है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट की बजाय किसी सिंबल पे आ जाते हैं कि सिंबल का मुझे 1% का लाभ मिल जाए, 5,000 वोट का मिल जाए, 10,000 वोट का मिल जाए, तो वो सिंबल की तरफ भागते हैं। उससे इन पार्टियों को भी लाभ मिलता है, क्षेत्रीय जी दलों को जी या जो छोटे जी प्रेम पार्टनर, जी। आप कुछ भी जी आप उनको स्लीपर सेल बोलते हैं आजकल आपके मीडिया के साथी, मैं ये कहता हूं कि जी वो स्लीपिंग मोड में कतई नहीं है। जी जी विनोद जी, आपकी कोई टिप्पणी इस पर? देखिए, चैनल के लोग बार बार खोज रहे हैं कि वोट कितना फटेगा, आम आदमी ले जाएगी तो किसको फायदा होगा। हरियाणा की जो इस बार की तस्वीर है वो बदली हुई तस्वीर है। पहली बार ऐसा जी होगा, देखो आप पिछली बार का हिसाब देख लो कि 71 सीटें जो है वो दो बड़ी पार्टियों में थी, बीजेपी और कांग्रेस के अंदर, और 19 थी रिटेल, जिसमें एक इनेलो, जी 10 बीजेपी और 8 इंडिपेंडेंट। जी इस बार रिटेल 19 नहीं होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, पहले क्या होता था कि 30% वोट छोटी पार्टियों और रिटेल में बढ़ जाता था, और 70%, 69, 68 से लेके और 71 तक फैसला जो होता था दो बड़ी कंटेस्टिंग पार्टियों के बीच में होता था, भले ही वो किसी जी टाइम इनेलो और कांग्रेस के बीच में रहा हो। अब 10 साल से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहा है। इस जी बार 75% वोट जो है वो दो बड़ी पार्टियों के अंदर ही बटेगा। जी 25 रिटेल जाएगी, यानी 6% बड़ी पार्टियों का कोटा बढ़ने वाला है, और रीजनल और रिटेल का कितनी ही बगावत हो जाए वो घट के 31 से 25% रहने वाला। अब उस जी 25% में आपने झाड़ू की बात कही। झाड़ू जी पिछले 6-7 साल से हरियाणा में अपने आप को जमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार उसके पैर उखड़ जाते हैं। उसके पैर क्यों उखड़ते हैं कि हरियाणा में नई पार्टी की लॉन्चिंग के लिए दो धड़ों का हंगा मारना बहुत जरूरी है। हंगा जी मतलब पीछे खड़ा होना, जोर लगाना। पंजाबी में हंगा बोलते हैं और इधर बागड़ी में जो जोटा बोलते हैं। तो जी जब तक जाट और ब्राह्मण किसी पार्टी के साथ डट के जोटा नहीं मारे वो पार्टी खड़ी नहीं। और जी हरियाणा में झाड़ू के साथ जाट खड़ा नहीं हुआ, उसके कई जी मामले रीजन है। ब्राह्मण भी उतने खड़ा नहीं हुआ, व्यक्तिगत बातें भी है, लेकिन एक रीजन बड़ा ये है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में भी सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है, और दोनों जी जगह पानी का इश्यू है। पंजाब हमें पानी देता नहीं है और दिल्ली कहता है जितना तुम्हारे पल्ले हमें दे दो। तो जी हरियाणा में एक ये रिजर्वेशन है कि यार झाड़ू के जी पास हमारे लिए एजेंडा क्या है। पंजाब में वो कहते हैं कि हम आपको एक बूंद पानी देंगे नहीं। दिल्ली जी दिल्ली में बैठ के हरियाणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि जी ये हमको पानी नहीं दे रहे, जबकि हरियाणा हमको अलॉटेड वाटर से सवाया ज्यादा पानी दे देता रहा है। ये ऑन रिकॉर्ड है, है। इतना जी अलॉटेड वाटर है, डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है शुरू से, उससे सवाया पानी देता है। हरियाणा ने दिल्ली का हक कभी नहीं रखा, लेकिन जी दिल्ली में झाड़ू की सरकार डंडा लेके पीछे पड़ती है हरियाणा के। तो ये लोगों में जी रिजर्वेशन है झाड़ू को लेके, इसलिए झाड़ू जी इस चुनाव में तो खड़ी हो नहीं पाएगी। कोई एक आधा इंडिविजुअल कैंडिडेट बहुत मजबूत हो और एक 5-4 वोट ले परसेंट जाए कुछ। झाड़ू में टिकट ला के जीत जाए तो अलग बात है, लेकिन पैन जी हरियाणा झाड़ू नहीं फैल पाएगी इस बात तो। जी जी चलिए, ये क्लैरिटी हो गई। तो अब हम चर्चा करते हैं अपनी सीटों की। पहली सीट जो है हम मुलाना की चर्चा करेंगे, क्योंकि उसका राजनीतिक मुद्दा भी उठा। मुलाना सीट जो है वो अंबाला डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है, अंबाला लोकसभा में भी पड़ती है। लगभग 2.25 लाख वहां पर वोट हैं। और एक डाटा मैं खाली देना चाहूंगा कि मौलाना में अब तक 13 बार चुनाव हुए हैं 1967 के बाद, जब ये सीट बनी थी। उसमें से 4 बार कांग्रेस जीती है, 2 बार बीजेपी जीती है और 3 बार इनेलो जीती है। इस सीट का हिस्ट्री ज्योग्राफिया क्या है, इसके लिए हम अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, जरा बताइए मौलाना सीट को लेकर। मुलाना विधानसभा सीट जो है वो अब शुरू से अब तक जो है एससी रिजर्व रही है, अनुसूचित जाति के लिए जो है ये सीट रिजर्व रही है। अभी अगर पिछले 3 चुनाव हम देखें, 2009, 14, 19, जो मुकाबला रहा है क्लोज रहा है। कोई ऐसा नहीं कि जो जो कैंडिडेट जीता उसका जीत का अंतर कोई बड़ा नहीं रहा। तो चाहे 2009 में जो है इनेलो से राजवीर सिंह बराड़ा जीते, वो भी कोई बड़े मार्जिन, 5,500 के नजदीक मार्जिन था। 2014 में जो बीजेपी की संतोष सारवान जीती, वो भी 5,500 के मार्जिन से जीती थी। अब 2019 की बात करें, 2019 में कांग्रेस के वरुण मुराना जीते, वो 1688 वोटों से ही चुनाव जीतते थे। ये कह सकते कि ये सीट जो है क्लोज मार्जिन है। ये सीट ग्रामीण है, इसमें
छोटा सा कस्बा बराड़ा आता है। ये सीट जो है ग्रामीण है। इस बार भी शायद उम्मीद की जानी चाहिए कि जो है मुकाबला कड़ा रहेगा। इस बार बीजेपी से वो भी दावेदार हो सकते हैं जो 2014 में विधायक थे, संतोष सारवन, राजवीर सिंह बराड़ा तो रहेंगे ही। और कांग्रेस के जो विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं अम्बाला से, वरुण मुलाना। इस बार कांग्रेस से भी एक नया चेहरा देखने को मिल सकता है जो है इस बार यहाँ पे अपने मुलाना विधानसभा सीट से। हाँ, ये चीज कह सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव हुए हाल में, उसमें कांग्रेस को एक बड़ी लीड आई। आप कह सकते कि 28,000 से ऊपर की लीड थी जो है कांग्रेस को यहाँ से मिली जो है मुलाना विधानसभा सीट से। और इस बार भी लगता है कि शायद लीड का मार्जिन बढ़ सकता है इस बार कांग्रेस की। बाकी कैंडिडेट पे ये डिपेंड रहेगा कि कैंडिडेट कौन रहता है इस सीट से, क्योंकि मुलाना तो जा चुके वरुण मुलाना, और कांग्रेस से कौन होता है और बीजेपी से कौन होता है, ये सीट देखना होगा कि कैंडिडेट पे ये सीट डिपेंड रहने वाली है कि कौन कितना मजबूत कैंडिडेट देता है इस सीट पर। अमित जी ने कैंडिडेट की बात की, तो जो मेरे पास जानकारी है वो ये है कि वरुण मुलाना की पत्नी पूजा मुलाना को ये सीट मिल सकती है, काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और इसके अलावा एक प्रदीप नरवाल हैं जो कई सीटों से कोशिश कर रहे हैं, वैसे तो बड़ौदा के रहने वाले हैं लेकिन इस सीट पर भी कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से इस सीट पर जो है वो रामवीर सिंह हैं, राजवीर सिंह हैं। हाँ जी। और दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो बंतो कटारिया का भी नाम चल रहा है। तो प्रेम जी आप इस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, मुलाना का इतिहास बड़ा अलग तरह का है। मुलाना जी में 4 बार चौधरी फूलचंद मुलाना विधायक बने हैं। वो 3 बार जी कांग्रेस की टिकट पे और 1 बार निर्दलीय चुनाव जीते हैं। एक जी बार अभी सूरज भान यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव जीतते हैं। जी और उसके अतिरिक्त राजवीर सिंह बराड़ा, वो और उनके पिताजी दोनों इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पे विधायक बने हैं। जी और मुलाना सीट पे परंपरागत रूप से अगर आप देखें तो फूलचंद जी एक बार हारते रहे हैं, दूसरी बार जीतते रहे हैं। उनका जी विकल्प कोई भी बनता रहा हो, परंतु जी वो बारी बारी से चुनाव हारे और जीतते हैं। पिछली जी बार यहाँ से मुलाना साहब के बेटे वरुण मुलाना विधायक बने थे। और जी उससे पहले चुनाव में संतोष सारवान चौहान जो है, जो पहले डबवाड़ी से विधायक रही थी 1991 जी में, गोवर्धन दास जी की बेटी, वो चुनाव जीती थी। और इस बार जी आपने कहा कि टिकट के दावेदारों की भारतीय जनता पार्टी की आपने जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी में टिकट के 3 सशक्त दावेदार हैं। उनमें पहला नाम है संतोष सारवान चौहान का, जी उसके बाद दूसरा नाम है बंतो कटारिया और तीसरा नाम है राजवीर सिंह बराड़ा। जी राजवीर भी पूर्व विधायक हैं, संतोष सारवान भी पूर्व विधायक है, और बंतो कटारिया हाल के लोकसभा चुनाव में वहां से हारी है। जी बंतो कटारिया जी बोलते हैं क्योंकि वो रादौर में उनका लाडवा में उनका गांव तो लाडवा में है, और उनके पति जी विधायक रहे हैं रादौर से, जी रतनलाल कटारिया जी। और जी उसके बाद उन्होंने पंचकुला में निवास अपना बना लिया। जी इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की वो कद्दावर नेता है, और राष्ट्रीय जी नेतृत्व तो उनको व्यक्तिगत रूप से भी बहुत जानता है। और राजवीर बराड़ा बड़े लो प्रोफाइल लीडर है, परंतु जी क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो राजवीर के, क्योंकि वो बराड़ा गांव के रहने वाले हैं, और उनका जी जो पूरा वोट बैंक है, वो जब वो इनेलो में थे तब भी, और उसके बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी में थे, तो राजपूत समाज उनको बहुत चाहता भी है, वोट भी करता है। और वहाँ दलित समाज के भी 2 वर्ग, एक ही जाति में 2 वर्ग हैं। जी मुलाना साहब किसी और जाति, उसी जाति के किसी उपवर्ग से संबंध रखते हैं, और राजवीर दूसरे उपवर्ग से। मुलाना में खास बात यही है कि अनुसूचित जाति के लोग भी अपने अपने उपवर्ग में ही वोट देते हैं। तो जी इसी कारण से बहुत बार राजवीर जी चुनाव हारते हैं, या मुलाना साहब चुनाव हारते हैं। जब जी उस उपवर्ग को सपोर्ट दूसरों की मिल जाती है, वहाँ जी राजपूत, गुर्जर हैं और ब्राह्मण बहुत अच्छी संख्या में, तो जी उनमें से कांग्रेस के साथ गुर्जरों के 12 गांव हैं, कालपी से लेकर के रामगढ़ तक, तो जी ज्यादातर कांग्रेस के साथ रहते हैं।
और फूलचंद जी अपने गांव अपने नाम के साथ मुलाना भी इसलिए लिखने लगे थे क्योंकि मुलाना राजपूतों का बहुत बड़ा गांव है, वो जी उसका सपोर्ट उनको मिले। वैसे वो खुद भी यमुनानगर जिले के रहने वाले हैं, उनका जी गांव बिलासपुर के साथ है, मिल्क गांव के रहने वाले। और जी रहते क्योंकि वो वकील थे, अम्बाड़ा में रहते थे शुरू से, परंतु जी उनका निर्वाचन क्षेत्र, जब इसका नाम भी 2 बार बदला है, तो मुलाना निर्वाचन क्षेत्र था, उन्होंने अपने नाम के साथ मुलाना लिखना शुरू कर दिया। जी वरुण मुलाना नहीं लिखते, वरुण चौधरी लिखते हैं। जी। वरुण पिछली बार चुनाव हार गए तो थे। प्रेम जी, स्थिति क्या बनती है अभी इस बार, क्या स्थिति बनती दिख रही है आपको? देखिए, कांग्रेस में टिकट का जैसे आपने खुद जिक्र किया, प्रदीप नरवाल एक नाम है जो हाईकमान की नजर में है, युवा है, उनको शाहबाद में, सेक्रेटरी भी हैं, जी उनको शाहबाद में, एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं जी। वही मैं आपको बता रहा हूँ, उनको शाहबाद में, मुलाना में और खरखौदा में 3 जगह कंसिडर किया जा रहा है। जी मूलतः वो सोनीपत जिले के रहने वाले हैं, नरवाल लिखते हैं, प्रदीप नरवाल। तो हाँ उन जी उनको उनको मेरे ख्याल से प्राथमिकता मिलेगी। जी दूसरा, क्योंकि स्थानीय सांसद वरुण मुलाना है, तो वरुण मुलाना की धर्मपत्नी और उनकी बहन भी टिकट के दावेदारों की सूची में है। और जी भारतीय जनता पार्टी का मैंने आपको बता दिया। और जी। इस लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का एज उस निर्वाचन क्षेत्र में है। सीट पर काफी काफी आगे और है जी एक और तीसरा फैक्टर जिसे आप अभी डिस्कस भी नहीं कर रहे, वहां जी गठबंधन का प्रत्याशी प्रकाश भारती होंगे, जो लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जी बहुत प्रभावी नेता हैं और वो वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। इस जी बार भी वो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के साझे उम्मीदवार होंगे, जी तो एक बड़ा वोट बैंक उनके पास भी है और इंडियन नेशनल लोकदल का वहां बेस रहा है। तो ये जी आप मान के चलें कि जितना वो ट्रेंगुलर उसको बनाने की कोशिश वहां रहेगी। और मैं आज भी ये मान के चलता हूं कि मुलाना विधानसभा क्षेत्र, सढौरा विधानसभा क्षेत्र है, ये बहुजन समाज पार्टी का अगर वोट बैंक कहीं आप देखते हो पूरे अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र में है, सबसे ज्यादा है, जी उसके बाद फरीदाबाद में है। तो जी इस चीज को अगर आप कहीं ना कहीं अपने उसमें कंसिडर करेंगे सर्वे में जी भी, तो फिर आपको तस्वीर ज्यादा साफ नजर आएगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। 2014 और 2019 के चुनाव में बीएसपी के पास 10,000 से ज्यादा वोट थे। 2014 में 12,000 और 2019 में 10,000। विनोद जी, इस मौलाना सीट पर आपने की टिप्पणी? देखिए, ऐसा है, मौलाना पिछली दफा कांग्रेस क्यों जीती? पिछली दफा संतोष सारवान की टिकट काटना बीजेपी की गलती थी। संतोष सारवान धाकड़ लीडर है और सुलझी हुई है, मंत्री रही है भजनलाल के मंत्रिमंडल में, और वोटर को बांधने की उनमें क्षमता है। लेकिन उनकी जी टिकट कटी इसलिए कि वो बेशक कितनी भी सॉलिड लीडर थी, पर वो कांग्रेस के रूट से आई थी, उनका बैकग्राउंड जी कांग्रेसी रहा है। और जी बीजेपी में बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन में उनके इतने ज्यादा ताल्लुकात और लिंक बने नहीं, और ऑर्गेनाइजेशन उनकी राजनीति को समझ नहीं पाई। बीजेपी के कल्चर में और कांग्रेस के कल्चर में जमीन आसमान का अंतर है जी अंतर है। इसलिए जी उनके खिलाफ लॉबिंग हो गई कि ये तो हारेगी, पक्का हारेगी, और वो तत्कालीन मुख्यमंत्री के कान तक ज्यादा साउंड हो गई और उनकी टिकट कट जी गई। अगर उनकी जी टिकट नहीं कटती तो वो चुनाव बीजेपी जीतती। संतोष जी सारवन का फंडा ये है, या तो वो 10,000 से ऊपर हारती, 1700 से नहीं हारने वाली थी। 1700 के मार्जिन को काबू करना जो है उनके लिए मुश्किल नहीं था, वो जीत जाती। जी अब हुआ क्या कि जी जैसे ही बीजेपी ने टिकट बदली, संतोष सारवान जी का वोटर संतोष सारवान के साथ चला गया। अब वो कहाँ जाके पटका, कहाँ फटका, ये सीट बीजेपी हार गई। अदरवाइज संतोष सारवान कैंडिडेट होती तो बीजेपी ये चुनाव जीतती। अब आ गई कांग्रेस की बात। वरुण जी मुलाना यूथ है और उन्होंने अपने जी फादर को रिप्लेस करके चुनाव लड़ा, तो जी उनके प्रति भी थोड़ा अट्रैक्शन रहा है। और उनका जो पिछले 3-4 साल में विधानसभा में जो उनका कामकाज रहा है वो अच्छा रहा है, नोटिसेबल, जिसको जी बोलते हैं कि नोटिसेबल जी काम रहा है। जी
उनके खिलाफ एक्टिव रहे हैं। उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं। अब कांग्रेस के जी लिए संकट ये है कि वरुण सांसद बन के टिकट किसको दे। मान जी लीजिए वरुण की वाइफ को टिकट देते हैं तो वो थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है, रिएक्टिव भी हो सकता है। लोग हमारे ही वाले कई बार कह देते हैं सारा सारा राज है कि घर में घुस हैं भाई। तो हाँ, थोड़ा कांग्रेस को यहाँ बच के चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सर्वे और बाकी चीजों को कंसीडर करें तो जी यहाँ पे अभी भी कांग्रेस एज है। लेकिन कांग्रेस इस एज को संभाल के रख पाती है या नहीं रख पाती वो कहना मुश्किल है। तो मैं तो इस सीट को यही मान के चलूंगा कि अगर बीजेपी ने अच्छा कैंडिडेट दे दिया तो वो अपना तो ये जो टफ गैप फाइट है। है नहीं वो गैप को कवर कर सकती है। पर आपको कि जी आज जी बताओ क्या होना है, तो आज के हिसाब से तो यहाँ पे कांग्रेस है। जी जी। बीजेपी का कैंडिडेट आपको कौन लगता है? बंतो कटारिया या सरवन संतोष सरवन या राजवीर जो इनेलो से आए हैं? संतोष सारवान चौहान निश्चित रूप से। जी जी। कैंडिडेट हो चलिए अब हो जी जी, अब अगली सीट की बात कर लेते हैं। वो है पानीपत ग्रामीण की सीट। यहाँ पर महिपाल ढांडा जो है वो बीजेपी के एमएलए हैं, 2 बार से जीते रहे हैं और अभी सरकार में मंत्री हैं। जो मैंने इस सीट को एनालाइज किया तो एक कमेंट मैं देना चाहूंगा, फिर अमित जी के बाद चलते हैं। वो ये है कि कांग्रेस यहाँ पर बहुत कमजोर रही है। चौथे और पांचवें नंबर की पार्टी रही है पिछले 3 चुनावों में। 2 बार चौथे नंबर पर आई, 1 बार पांचवें नंबर पर आई। और यहाँ इंडिपेंडेंस का भी जलवा रहता है, कभी दूसरे नंबर पर, कभी तीसरे नंबर पर। तो अमित जी इस सीट का थोड़ा सा हिस्ट्री ज्योग्राफिया बताइए। जी, ये पानीपत ग्रामीण जो विधानसभा सीट है ये 2009 से जो है अस्तित्व में आई है। और इसमें जो है पानीपत शहर का भी बड़ा हिस्सा आता है, गांव भी है कई इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब जहां तक बात करेंगे, हाँ कह रहे थे कि जैसे इंडिपेंडेंस का जो है यहाँ रहा है, क्योंकि 2009 का जो सीट के अस्तित्व में आने का पहला जो विधानसभा चुनाव था वो निर्दलीय ने जीता, ओम प्रकाश जो जैन ने जीता था यहाँ से। और उसके बाद से बीजेपी के महिपाल ढांडा जीत रहे हैं 2014 और 2019 में, वो भी अच्छे अंतर से। हम बात करें जैसे कि इस सीट पर जो है कांग्रेस के कई दावेदार सामने आए हैं। और बीजेपी से जहां तक लग रहा है कि सीट पर जो है टिकट जो है जो मंत्री है महिपाल ढांडा को ही दी जाएगी। और जो कांग्रेस से है अगर बात करें, अभी रिसेंट में बीजेपी छोड़ के विजय जैन, उनका लगता है कि वहां पे ठीक ठाक शहर में प्रभाव है। अगर वो मैदान में आते हैं विजय जैन, तो हो सकता है कि टक्कर हो सकती है, नहीं तो बाकी लगता नहीं कितना रहेगा। बाकी इस यहाँ पर महिपाल ढांडा काफी मजबूत दिखाई देते हैं जो ये अपने जी पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट पर। जी, एक बार मेरे पास अभी कुछ नाम है। ओम प्रकाश जैन इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर जीते थे ना 2009 में। नहीं सर, निर्दलीय जीते थे सर, नहीं, इंडिपेंडेंट जीते थे। निर्दलीय इंडिपेंडेंट जीते, जीते, निर्दलीय जीते। 2 बार निर्दलीय जीते हैं। पर मुझे जी लगता मेरे है पास उनकी चौटाला साहब ने मदद करी थी, कुछ ऐसा खेल हुआ था वहाँ। कुछ नहीं, हुआ वो जी बंसीलाल जी की सरकार तोड़ के जब आए वो मंत्रिमंडल में मंत्री थे, और जिस केस में मंत्री। सजा हुई 10 साल, उस समय वो शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं के हस्ताक्षर हुए थे, जो जेल नहीं गए। जी एक ही आदमी बचा है उसमें। जी। अभी इस सीट पर कांग्रेस के कौन कौन प्रत्याशी हैं? बीजेपी के प्रत्याशी तो लगभग क्लियर हैं, महिपाल ढांडा होंगे। 2 बार से जीत रहे हैं और उनका अपना इन्फ्लुएंस भी है। यहाँ जाट मतदाता भी बड़ी संख्या में है इस सीट के ऊपर और उसको वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के 3-4 कैंडिडेट्स जो आगे चल रहे हैं जिनके नाम हैं, एक है विजय जैन जो अमित जी ने बात कही, एमसी रहे हैं, पानीपत शहर से बड़े बिजनेसमैन हैं। एक हैं सचिन कुंडू, यूथ कांग्रेस से हैं और दीपेंद्र हुड्डा के क्लोज हैं। और एक हैं संदीप भारद्वाज जो पिछली बार इंडिपेंडेंट जिन्होंने चुनाव लड़ा था और 22,000 वोट हासिल किए थे, वो अब कांग्रेस में चले गए हैं, तो वो उन पर भी दाव खेल सकती है कांग्रेस। और एक हैं विजेंद्र कादियान जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं, यहाँ से तो नहीं, कम से कम इस सीट से नहीं, किसी दूसरी सीट से। तो प्रेम जी, आपकी टिप्पणियां, क्या स्थिति बन रही है, समीकरण क्या बन रहे हैं, कैंडिडेट कौन कौन हो सकते हैं आपकी नजर में? कोई और कैंडिडेट? देखिए, आपने अभी जिक्र किया कि वहाँ इंडिपेंडेंट भी जीतते रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ओम प्रकाश जैन यहाँ इस क्षेत्र से 2 बार, एक जब पानीपत रूरल नहीं बना था, पानीपत इकट्ठा था,
तब वो जी 1996 में निर्दलीय विधायक बने थे और बंसीलाल जी की सरकार में, और फिर उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में मंत्री रहे। जी और उसके बाद वो 2009 में भी चुनाव जीते, निर्दलीय ही जीते। उसके जी बाद जब 14 का चुनाव हुआ तो 14 के चुनाव में महिपाल डांडा विधायक बने, परंतु दूसरे नंबर पे धारा सिंह रावल रहे, वो भी निर्दलीय थे। जी और जैसा आपने कहा कि कांग्रेस की स्थिति बहुत पहले से यहाँ कमजोर है। पानीपत जब इकट्ठा था, पानीपत शहर और ग्रामीण मिला करके, तो पानीपत कांग्रेस की परंपरागत सीट थी। अगर आप देखते हैं जी 1972 तक के चुनाव, तो 2 बार बलबीर पाल शाह के पिता हुकूमत शाह जो है वो विधायक रहे, और उसके बाद लगातार 2 चुनाव 77 और 82 में फतेहचंद विज जो वर्तमान विधायक हैं इनके पिताजी, वो विधायक रहे। उसके बाद लगातार 5 चुनाव में 5 में से 4 चुनाव बलबीर पाल शाह ने जीते, और बलबीर शाह इतने बड़े कद्दावर नेता थे, वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। और अब जो दावेदार हैं, हम क्योंकि पानीपत शहर भी साथ डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी उसी में से आई है इस बार। लेकिन उसको अलग से करेंगे सर, नहीं, मैं पानीपत बता शहर को हम अलग से डिस्कस आपको करेंगे। टिकट के आप साथ जोड़ रेफरेंस के- लेना चाहें तो, टिकट के हाँ साथ जोड़ रेफरेंस के लेना बताऊं। चाहें तो ले सकते। अभी जी जी आपने बताया कि जैन साहब पार्षद हैं, जैन साहब उन्हीं ओम प्रकाश जैन के सुपुत्र हैं और कांग्रेस टिकट के सशक्त दावेदार हैं। दूसरे जी दावेदार का नाम आपने लिया सचिन कुंडू। मैं जी समझता हूं कि सचिन कुंडू यूथ कांग्रेस के जब तक वो अध्यक्ष थे, तो वो कहीं ना जी कहीं दीपेंद्र हुड्डा की आंख के तारा थे, परंतु जी आज वहां बहुत और लोग आ गए हैं पार्टी में। और पानीपत ग्रामीण में अगर उस समुदाय से आप बात करते हो, तो टिकट के दावेदारों की संख्या बहुत बड़ी है, जी जिनका नाम यहाँ आपने 54 नाम है, विजेंद्र 54 काद्यान, जी मैं वही बता रहा हूँ। उस 54 में आप ये देख लेना कि 40 जाट हैं। क्योंकि जाटों ये की संख्या बड़ी है ना, 25% के करीब इस सीट पर जाट हैं। नहीं इतने नहीं, नहीं है इतने नहीं। वहाँ। जो मेरे पास प्रवासी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। जी ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो पानीपत शहर के 4 तरफ घूमता है। जी आप जब टोल से शुरू करते हो, वहां से शुरू करके और घूम के वो सिवा भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है। पानीपत शहर जी बीच में छूट जाता है, उसके चारों तरफ अगर आप घूमते हो, तो जिनका मैंने जिक्र किया 14 में दूसरे नंबर पे थे, वो गुर्जर समाज से थे। धारा सिंह रावल काबड़ी गांव है, पानीपत शहर के साथ ही लगता है वो, जहां आपके अब बड़े कॉलोनाइजर आ गए, और एक ताजा केस भी वहां हुआ है, आपको याद होगा, कांग्रेस के एक बड़े नेता के खिलाफ। तो वो सारा का सारा उन क्षेत्रों में छोटी छोटी कॉलोनीज हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन है पानीपत। और पानीपत के ये जो बड़ा वोट बैंक पानीपत ग्रामीण में है, वो सारा का सारा पानीपत शहर में जाके काम करता है। पानीपत शहर का मैं इसलिए कनेक्शन उनसे जोड़ रहा था कि पानीपत में जैसे कांग्रेस की टिकट का मैं इसलिए कह रहा था कि अगर बलबीर पाल शाह के भाई वीरेंद्र शाह, बुल्ले शाह जिन्हें कहा जाता है, वो इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में बहुत प्रभावी नेता है। और सर्व समाज में अगर उनको शहर में एडजस्ट नहीं किया गया, वहां रोहिता रेवड़ी आती है, तो बुल्ले शाह यहाँ बड़े दावेदारों में आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपना टिकट बदलने की सोची, तो भाटिया जी एक स्वाभाविक उम्मीदवार है, और भाटिया जी की स्तुति पे ही धारा सिंह रावल को भी टिकट दी जा सकती है। पानीपत ग्रामीण की स्थिति है। वैसे महिपाल डांडा आज के दिन सबसे मजबूत है, और महिपाल डांडा अगर आप सीट का भारतीय जनता पार्टी के अनुसार आप देखते हैं, तो वो बहुत मजबूत सीट में आती है। जी विनोद जी, आपकी टिप्पणियां, आपके कमेंट सर। देखो, पानीपत ग्रामीण की टिकट जाएगी महिपाल डांडा को विदाउट एनी डिस्प्यूट। उसका रीजन अपने आप ही समझ आता है। 6 महीने पहले जो नया मंत्रिमंडल बना, उसमें महिपाल डांडा को जगह दी गई। महिपाल डांडा को जगह दी गई, तो जिसको 6 महीने पहले जगह दी गई है, तो एक वक्त पे तो ये मान के चला गया कि इनको अगला चुनाव लड़वाना है। कोई विशेष परिस्थितियां ऐसी बन जाएं तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे कोई विशेष ऐसी परिस्थितियां बनती हुई नजर आ नहीं रही।
यहाँ पे 2-3 नाम और विचार हो सकते थे, लेकिन उनका जो पकड़ है वो पेन पानीपत ग्रामीण में नहीं है। पानीपत ग्रामीण जो सीट है एक तरह से पानीपत अर्बन का आउटर सारा और प्लस कुछ गांव मिला के बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि जो वहां के गांव भी हैं पानीपत के ग्रामीण के, जो ग्रामीण इलाका भी है और जो शहर का आउटर इलाका भी है, ये सारा इलाका एक्सपोर्टर से इन्फ्लुएंस्ड है। पानीपत एक तरह से एक्सपोर्ट करने वालों का शहर है। यहाँ पे सारा यार्न का प्रोडक्ट बनता है और एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्टर्स का फाइनेंशियली भी, लेबर से भी और हर तरह से एक्सपोर्टर यहाँ इन्फ्लुएंस करता है, वोटर को इन्फ्लुएंस करता है। ये वोटर कांग्रेस और बीजेपी को क्यों जाता था? पहले जब बीजेपी का प्रभाव हरियाणा में नहीं था तो ये सीट ज्यादातर कांग्रेस जीतती थी। इससे पहले ये ग्रामीण से पहले नौलखा थी, एक बार इंडियन नेशनल लोकदल कल्याण साहब भी जीतते थे। यहाँ पे ये फिरौतियों का शहर माना जाता है, तो लोग उस पार्टी को वोट देते हैं जिसमें उसको ये एक्सपोर्टर को ये विश्वास हो कि ये फिरौती को प्रवोक करने वाली पार्टी नहीं है। इसलिए लोग पहले कांग्रेस को देते थे, बीच में एक आध झपकी लग गई, अब बीजेपी को देते हैं। कांग्रेस के साथ समस्या क्या है कि कांग्रेस के पास यहाँ पे कैंडिडेट नहीं है, मतलब आम सहमति वाला कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस कंफ्यूजन में है कि हम ग्रामीण क्षेत्र से कैंडिडेट दें या अर्बन से कैंडिडेट दें। अभी तक कांग्रेस कंफ्यूजन में है। अर्बन मैक्सिमम बीजेपी के साथ है। हाँ, कांग्रेस अगर अर्बन से अच्छा कैंडिडेट ले आई इस चुनाव में मुकाबला होगा, नहीं तो ये सीट बीजेपी एज है और गारंटीड एज है, कोई बिना किसी डिस्प्यूट के एज है। जी, तो दर्शकों, आज का हमारा जो महाविश्लेषण चल रहा है वो ये था। मौलाना में विनोद जी के अनुसार टफ फाइट है, प्रेम जी के अनुसार कांग्रेस को थोड़ा एज है। विनोद जी ने भी लास्ट में यही कहा कि अभी कांग्रेस को थोड़ा सा एज है, लेकिन एक अच्छा कैंडिडेट आ गया जो संतोष सरवन है, संतोष चौहान सरवन। अगर उसको बीजेपी ले आई, उनको बीजेपी ले आई, तो ये एक कांटे की सीट बन जाएगी। और उसी तरह से पानीपत ग्रामीण की जहां तक बात है, वहां कांग्रेस काफी कमजोर है, वो बीजेपी के लिए साफ एज की सीट है। तो आज की 2 सीटों की स्थिति ये है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी इसे भेजिए। एक आधा नाम बोलने में हमसे चूक हो सकती है, क्योंकि बहुत नए नए नाम आते रहते हैं, 2500 3000 नाम आए हुए हैं, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और आप सब मेहमान हमारे साथ जुड़े और चीज़ों पर विस्तार से प्रकाश डाला, उसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।